हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में 4 अंतर लिखें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में 4 अंतर क्या करना है, आपको लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में 4 अंतर निम्नलिखित हैं। एक बगल आप लिखिएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर देखिए, यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है और इसमें देख लीजिए यह तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है यह तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है और जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। तो यह हो गया पहला अंतर। आइए देखते हैं दूसरा अंतर। इसमें अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है इसमें अक्रिय जो गैस होते हैं उसके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसमें देख लीजिए इसमें अक्रिय गैसों को वर्ग 18 में रखा गया है। यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें अक्रिय गैसों के लिए स्थान दिया गया है। कहां पे दिया गया है, तो वर्ग 18 में दिया गया है। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा अंतर। आइए देखते हैं तीसरा अंतर। तीसरा अंतर है इसमें कुल 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं एवं 8 उदग्र स्तंभ हैं। तो क्षैतिज पंक्तियां को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवर्त कहते हैं और उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी इसमें 6 यहाँ पे क्या है, आवर्त है और 8 क्या है, वर्ग है। किसमें, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इसमें 6 क्या है, आवर्त है और 8 क्या है, वर्ग है। और आधुनिक आवर्त सारणी में देख लीजिए इसमें कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां एवं 18 उदग्र स्तंभ है। यानी 7 आवर्त हैं और 18 क्या है, तो यहाँ पे वर्ग है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं चौथा अंतर। यहाँ पे चौथा अंतर है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के कुछ दोष हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए क्या है कि मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी है इसमें कुछ दोष हैं और इसमें देख लीजिए इसमें मेंडलीफ के आवर्त सारणी के सभी दोष को दूर कर दिया गया है। तो ये थे 4 अंतर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में ये 4 अंतर थे। तो ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसका PDF हम अपने स्टडी ग्रुप पे दे देंगे। तो उसमें से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको देख के लिख के और इसे क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पे देखिए वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर भी कि पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब पानी में किसी पेंसिल को डुबाया जाता है तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे देखिए प्रश्न था कि पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों। तो इसका उत्तर देख लीजिए यहाँ पे कि जब पानी में किसी पेंसिल को डुबाया जाता है तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। यही कारण है कि पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था कि पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वो क्या करती हैं, जो प्रकाश की किरणें हैं वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं और यही कारण है कि पानी में डूबी हुई पेंसिल कैसे दिखाई देती है, तो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में 5 अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम लोग AC करंट भी बोलते हैं और यहाँ पे दिष्ट धारा जिसे हम लोग DC करंट भी बोलते हैं, इसमें आपको 5 अंतर लिखने हैं। तो एक बगल आप लोग लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा और एक बगल आप लिखिएगा यहाँ पे दिष्ट धारा और इसके अंतर आप लोग लिख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर। इसमें धारा का मान और दिशा समय के साथ दोनों बदलते रहते हैं। यहाँ पे देखिए प्रत्यावर्ती
प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि धारा का जो मान होता है और जो यहाँ पे दिशा होता है वो समय के साथ दोनों क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। और दिष्ट धारा में क्या होता है, इसमें धारा का मान और दिशा समय के साथ दोनों नहीं बदलते। इसमें क्या होता है कि धारा के मान और यहाँ पे दिशा समय के साथ दोनों क्या होते हैं, बदलते रहते हैं और इसमें नहीं बदलते हैं। तो ये हो गया पहला अंतर। आइए देखते हैं अब दूसरा अंतर। इसे दूर इलाकों में भेजा जा सकता है। जो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा होता है इसे दूर इलाकों में भेज सकते हैं हम। और इसमें देख लीजिए इसे दूर इलाकों में नहीं भेजा जा सकता है। जो दिष्ट धारा होता है उसे हम लोग दूर इलाकों में नहीं भेज सकते। तीसरा अंतर देख लीजिए, यह काफी घातक होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो काफी घातक होता है और दिष्ट धारा देख लीजिए यह कम घातक होता है। जो दिष्ट धारा होता है ये कम घातक होता है, लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, जो एसी करंट होता है वो काफी घातक होता है। और यहाँ पे देख लीजिए चौथा अंतर, यह चालक की ऊपरी सतह पर प्रवाहित होता है। जो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा है ये क्या है, एक मान लीजिए ये चालक है तो इसके ऊपरी सतह पर ये क्या होगा, यहाँ पे प्रवाहित होगा। कौन, तो प्रत्यावर्ती धारा। और इसमें देख लीजिए यह चालक के भीतरी सतह में प्रवाहित होता है। और यहाँ पे देखिए जो दिष्ट धारा होता है ये चालक के भीतरी सतह में प्रवाहित होता है, यानी ये अंदर प्रवाहित होता है। और जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो चालक के ऊपरी सतह पर प्रवाहित होता है। तो ये था हमारा चौथा अंतर। आइए देखते हैं पांचवा अंतर। इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है यानी जो एसी करंट होता है इसे हम लोग आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। और इसमें देख लीजिए इसे आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जो दिष्ट धारा है इसे हम लोग आसानी से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसे भी आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। और प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और या आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न की प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और हानि को लिखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि जो प्रत्यावर्ती धारा होता है यानी जो एसी करंट होता है इसके लाभ लिखने हैं और यहाँ पे हानि आपको क्या करना है, लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और हानि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के लाभ, क्या क्या लाभ हैं ये सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो पहला लाभ देख लीजिए यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर की सहायता से इसके धारा के मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है इसकी सहायता से जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसके मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। दूसरा लाभ देख लीजिए, इसे दूर दूर तक भेजा जा सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसे दूर दूर तक आप लोग भेज सकते हैं। तीसरा देख लीजिए, इसके विद्युतवाहक बल को कम करके 6 वोल्ट से भी कम का उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए जो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा होता है इसके विद्युतवाहक बल को कम करके यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट से भी कम के जो उपकरण है होते हैं उसका भी यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया हमारा तीसरा लाभ। और चौथा लाभ यहाँ पे देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा को चोक कुंडली के द्वारा ऊर्जा हानि को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर यहाँ पे देखिए ऊर्जा का अत्यधिक हानि हो रहा है तो वहां पे चोक कुंडली का प्रयोग करके जो ऊर्जा हानि हो रहा है उसको नियंत्रित हम लोग कर सकते हैं। तो ये था प्रत्यावर्ती धारा के लाभ। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रत्यावर्ती धारा के क्या क्या हानियां हैं। तो पहला हानि यहाँ पे देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा से बैटरियों को आवेशित नहीं किया जा सकता है। जो हमारी बैटरियां होती हैं उसे हम लोग जो प्रत्यावर्ती धारा होता है यानी जो एसी करंट होता है इसे हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो चार्जर होता है, बैटरी वाला चार्जर होता है, वो क्या करता है, पहले एसी करंट को लेता है, उसके बाद उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही बैटरी यहाँ पे चार्ज होता है। हम लोग डायरेक्ट इससे क्या करते हैं, एसी करंट से डायरेक्ट बैटरी चार्ज नहीं कर सकते। ये पहला यहाँ पे हानि है। उसके बाद दूसरा हानि देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इससे हम लोग विद्युत लेपन नहीं कर सकते। ये हो गया दूसरा हानि। तीसरा हानि देख लीजिए, ये अत्यधिक हानिकारक होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है ये अत्यधिक हानिकारक होता है। तो ये था हमारा 3 हानि और ये थे हमारे 4 यहाँ पे लाभ। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और इसका पीडीएफ भी हम आपको क्या करेंगे, स्टडी ग्रुप में दे देंगे। और आपको पता है कि हम पीडीएफ सभी का सेंड भी करते हैं और यहाँ पे मॉडल पेपर का 1-2 का पीडीएफ नहीं आ पाया है तो हमारा तबीयत सही नहीं था इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन हम सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपके पास भेज रहे हैं। तो इसका भी पीडीएफ हम आपको क्या करेंगे, अगले दिन आपको भेज देंगे। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर।
5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आप लोग काफी ध्यान से समझिएगा, इसमें काफी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका क्लियर होगा। 5 नंबर प्रश्न है कि चालक और अचालक पदार्थ क्या है। अचालक पदार्थ को हम लोग कुचालक भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चालक और अचालक पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले चालक पदार्थ को समझते हैं कि चालक पदार्थ क्या है। तो वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। चालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, तांबा आदि। यानी ये सभी क्या है, जो यहाँ पे एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी और तांबा है, ये क्या है? तो ये चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ क्यों है? क्योंकि इससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये नोट काफी महत्वपूर्ण है कि सभी धातुएं विद्युत के चालक होती हैं। जो सभी धातुएं होती हैं वो विद्युत के चालक होती हैं, ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी आता है कि कौन सा धातु है जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी सबसे अच्छा चालक विद्युत का कौन सा है? तो चांदी है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो चांदी होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और सभी धातुएं क्या होती हैं? विद्युत के चालक होती हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अब अचालक पदार्थ किसे कहते हैं, यानी कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिससे अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए और प्रवाहित इधर नहीं हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अचालक पदार्थ कहते हैं या कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए लकड़ी, मिट्टी, चमड़ा, प्लास्टिक आदि, ये क्या है? तो ये अचालक पदार्थ हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसे हम लोग कुचालक भी कहते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए काफी महत्वपूर्ण नोट कि सभी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। जो सभी अधातु होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं जिसको आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे यहाँ पे ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट क्या होता है? ये अधातु होता है, ये कार्बन का अपरूप होता है, लेकिन ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। इससे करंट आर पार होता है। जो हमारी पेंसिल होती है, जो पेंसिल की नीब होती है, वही होता है ग्रेफाइट। और जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। साथ में ये भी समझ में आया होगा कि चालक पदार्थ किसे कहते हैं, अचालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो चालक पदार्थ उसे कहते हैं कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। और सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा होता है? तो चांदी होता है। साथ में ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो सभी धातुएं होती हैं वो विद्युत के चालक होती हैं, यानी सुचालक होती हैं। और यहाँ पे देखिए अचालक या यहाँ पे कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे लकड़ी, मिट्टी, चमड़ा, प्लास्टिक, ये क्या हो गया? अचालक पदार्थ हो गया। और सभी अधातुएं क्या होती हैं? विद्युत के कुचालक होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधातु अपवाद हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे क्या हो गया? ग्रेफाइट। तो ये सभी आपको यहाँ पे याद रखना है। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय। और इसका PDF हम आपको भेज देंगे कल सुबह।